मैं बन संवर कर सुनील का इंतजार कर रही थी, जिससे मेरी फोन पर दोस्ती हुई थी, जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। वो रात के 2 बजे हमारे घर के ड्राइंग रूम में मौजूद था। इससे पहले कि हम मोहब्बत में अपनी हदें पार करते, अचानक बाहर कुछ हलचल सी हुई। सुनील तुरंत ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर भाग गया, लेकिन घर के दरवाजे का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। बाहर 6 हट्टे कट्टे डाकू खड़े थे, जो मुझ पर पिस्तौल ताने खड़े थे। तभी उनमें से एक डाकू ने मेरे कपड़े कांधे से। मैंने एक आखिरी नज़र खुद को आईने में देखा था और अपनी खूबसूरती पर मैं खुद ही निहाल हो गई थी। मैंने बालों को पूरी तरह खोल लिया, सुर्ख रंग की गहरी सी लिपस्टिक अपने होंठों पर लगा ली। ये लिपस्टिक मेरी गोरी दमकती रंगत पर और भी खिल रही थी। मैंने दुपट्टा अपने हाथों में डाला और खुद को सहराते हुए मोबाइल पर मैसेज किया कि मैं रेडी हूँ, अब आ जाओ। आगे से सुनील का मैसेज आते ही मेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है, क्योंकि वो शख्स मुझसे मिलने आने वाला था, जो मेरे लिए अपनी जान देने की बात करता था, जिसकी जज्बात से चूर बातें मुझे तड़पा कर रख देती थी। उससे होने वाली पहली मुलाकात न जाने कैसी दिल फरेब होती, ये सोचकर ही मैं पूरी तरह गुलाबी पड़ रही थी। सुनील को मैसेज करने के बाद मैं अपने कमरे से निकली और यहाँ वहाँ देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। हमारे घर हर रात ऐसा सन्नाटा हुआ करता था। माँ बाबा अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। सबसे छोटे बहन भाई अपने कमरे में थे। मैं बड़ी थी, इसलिए मेरा कमरा अलहदा था। इसी तन्हाई का फायदा उठाकर मैंने मोबाइल पर सुनील से दोस्ती कर ली थी। रॉन्ग कॉल पर होने वाली ये दोस्ती धीरे धीरे कब मोहब्बत में बदल गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने आज तक कभी उसे फेस टू फेस नहीं देखा था, इसलिए जब उसने मुझसे मुलाकात की बात की तो मैंने खुद को इस तरह तैयार किया कि वो कभी मेरे हुस्न की झलक से निकल ही ना सके। मैंने अपनी खूबसूरती को ही 4 चांद लगाए थे ताकि वो खुद मुझसे शादी के लिए मजबूर हो जाए। दबे पाँव मैं घर के मेन दरवाजे तक पहुंची थी और रात के 2 बजे घर का दरवाज़ा खोला। चोरी चुपके गली में झांक रही थी। जब कुछ देर गुजरी तो मैं बेचैन हो गई। मुझे जिसका इंतज़ार था वो न जाने कहाँ रह गया था। आज हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी, इसलिए मैं कुछ घबराहट का शिकार भी थी। आज से पहले मैं कभी रात के वक्त अपने कमरे से निकली भी नहीं थी और आज तो मैंने सीधा घर का मेन गेट ही खोल दिया था। मोहब्बत ऐसी ही होती है, इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। मैं भी सुनील से मिलने की ख्वाहिश लिए आधी रात को घर से बाहर पहुंच गई थी, बिना ये सोचे कि वो बिल्कुल एक गैर मर्द है और मैं कैसे इस पर इतना भरोसा कर सकती हूँ। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन भी मौजूद था। मैं बार बार इस पर वक्त देखती, खौफ का शिकार होती। एक एक मिनट मुझ पर बहुत भारी था। अब तक तो सुनील को आ जाना चाहिए था। मेरे लिए और ज़्यादा इंतज़ार करना बहुत मुश्किल था। मैं तो जल्द से जल्द सुनील की हो जाना चाहती थी। हम दोनों के बीच होने वाली टेलीफोन की दोस्ती न जाने कब मोहब्बत में बदल गई और अब हम मोहब्बत की मंजिलों को और ऊपर तक तय करना चाहते थे। इसीलिए सुनील ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था ताकि वो मेरे घर रिश्ता भेज सके और मैं भी हमेशा के लिए उसकी हो जाना चाहती थी। इसलिए इस मुलाकात के लिए राजी हो गई। लेकिन अब मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे। मैंने आज से पहले कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। कुछ देर गुजरी तो एक बाइक दरवाजे पर आकर रुकी और एक लड़का उतरकर मेरे करीब आ गया। मैंने सुनील की तस्वीर देख रखी थी, इसलिए मैं फौरन उसे पहचान गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सीधा घर के अंदर चला आया। मेन गेट के साथ ही हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम बना हुआ था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। बड़ी गहरी निगाहों से मेरा जायजा लेने लगा। उसकी निगाह मेरे वजूद पर जमी हुई थी। फिर एकदम वो मेरे साथ बड़ा बेबाक होने लगा। मैं बहुत आसानी से उसकी सांसों की तपिश को महसूस कर सकती थी। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा, क्योंकि पहली बार कोई मर्द मेरे इतना करीब आया था। लेकिन मैं भी जज्बात की कश्ती में डोल रही थी, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं उसकी सांसों को महसूस करने लगी। उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। बातें करते करते कभी वो मेरे होंठों पर उंगली लगाता, कभी मेरी कमर पर हाथ फेरता। वो जज्बात की शिद्दत से चूर नजर आ रहा था।
जैसे उसने मेरी गर्दन पर अपनी उंगली फेरना शुरू की तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शर्म से मेरी नजरें झुक गई, सांसें बोझल होने लगी, तन खुद ब खुद पसीने से तर होने लगा। मेरे अंदर एक आग सी जल उठी थी। वो खुमार चढ़े अंदाज में कहने लगा, नीलम, इस वक्त के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। इस मुलाकात के बाद हम सीधा शादी करेंगे। आज की रात मुझे हरगिज भी मत रोको। मैं तुम्हें पा लेने की ख्वाहिश लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम भी सब कुछ भुलाकर मेरी हो जाओ। सुनील की शादी वाली बात पर मैं इस कदर दीवानी हुई कि उसके करीब आने को भी मैं बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। उसने मेरे हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाया और एक दफ़ा फिर मेरे वजूद से खेलने लगा। वो धीरे धीरे मुझे अपने दांव में फंसा रहा था। वो मुझे हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि हमारे बीच कुछ गलत होता और मैं अपना सब कुछ उस पर वार देती, अचानक ही कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मेरी जान निकल गई। ये सोचकर ही मेरे होश उड़ने लगे कि मेरी माँ या बाबा में से कोई जाग गया तो क्या होगा। मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के थे। वो एक गैरतमंद कबीले से संबंध रखते थे। उन्होंने कभी हमें इतनी आज़ादी नहीं दी थी कि हम किसी लड़के से बात कर सकते, और मैंने तो फिर हर हद ही पार कर दी थी। इसीलिए अब मेरी जान निकल रही थी। साथ ही सुनील का हाल भी खराब हो गया। अचानक ही उसका लहजा बदल गया। गुस्से में कहने लगा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले गहरी नींद सोए होते हैं, माँ बाबा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं और सारी रात नहीं उठते, फिर अब कौन आ गया? उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। फिर वो एकदम ही उठा और कहने लगा, मैं ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो हमारे अपने लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे बाबा फिर कभी हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने भी इसी बात को ठीक समझा और ड्राइंग रूम की खिड़की खोलकर उसे गली में भगा दिया। खुद डरते डरते मैं जैसे ही ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो मेरे हवास ठिकाने आ गई। सुनील ने घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा बंद किया था, और शायद यही वजह थी कि बहुत आसानी से कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए थे। और अब वो लंबे चौड़े डाकू मेरे सामने खड़े मुझे अपनी गहरी नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे इन्हें मेरी मुलाकात का अच्छी तरह इल्म हो, या उन्होंने मुझे सुनील के साथ देख लिया हो। मेरी तो आवाज़ ही हलक में अटक गई थी। वो हट्टे कट्टे 6 डाकू थे। उनके हाथ में पिस्तौल भी मौजूद थी। फिर एक डाकू आगे बढ़ा और उसने मेरे सर पर पिस्तौल तान ली। मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। बारी बारी सबके दरवाजे बजाए। मेरे सारे घरवाले उठते चले गए। डाकुओं ने सबको बांध दिया। सभी घरवाले हैरान परेशान कि डबल लॉक होने के बावजूद भी घर में डाकू कैसे अंदर आ गए। हमारे घर में कहीं भी घुसने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए अगर कोई आता तो दरवाजे से ही आता। और क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे ही गन पॉइंट पर लिया था, इसलिए मैं जानती थी कि बाद में मुझे सबके सवालों के जवाब देने होंगे। मेरी तो जान सूली पर अटक गई थी। सुनील से पहली मुलाकात मुझे बहुत भारी पड़ रही थी। मैं किसी को क्या बताती कि इतनी रात को मैंने घर का दरवाज़ा क्यों खोला था, किसके लिए खोला था, और डाकू अंदर कैसे आए थे, और मेरी ये सारी तैयारी, ये सजावट किसके लिए थी। सब घर वाले बंधे हुए थे और मुझे गन पॉइंट पर लेकर एक डाकू सारे घर में घूमने फिरने लगा। हमारा संबंध एक हाई क्लास फैमिली से था। घर में बहुत सी कीमती चीज़ें और जेवरात, पैसे वगैरह मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मदद से उन्होंने हर चीज़ हासिल कर ली थी। एक एक अलमारी का लॉक मैंने खुद उन्हें खोल कर दिया था और सब कुछ उनके हाथ लगता चला गया। मैं जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी, बहादुरी की मिसाल बनी फिरती थी। रात के इस पहर मेरे तो औसान ही खता हो चुके थे। हाथ पांव कांप रहे थे। दिल किसी भी लम्हे बंद होने वाला था, क्योंकि पिस्तौल मेरी कनपटी पर रखी हुई थी और मौत मेरे बिल्कुल सामने थी। सबसे आखिर में डाकू ने माँ की अलमारी खुलवाई और हमारे खानदानी जेवरात समेटने लगा। मैं एकदम ही बोल पड़ी कि ये हमारी खानदानी चीज़ें हैं, इन्हें छोड़ दो। मेरी बात सुनकर डाकू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर एक नज़र उन जेवरात पर डालकर वो एक एक को चेक करने लगा। फिर अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदले। उसने वो सब एक थैली में डालकर अपनी झोली में भरा और मेरे सामने खड़े होकर कहने लगा, अभी और इसी वक्त अपनी कमीज को कांधे से सरकाओ। डाकू की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जुबान ताले से चिपक गई। जब उसने मुझे गुमसुम देखा तो कहने लगा, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं ना कि अपना। मैंने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और कहा कि तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरी इज्जत बख्श दो। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और माँ के बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया।
मैं रोते हुए उससे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म न करो। वो कहने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगा या फिर शायद बहुत कुछ बुरा कर बैठूं। वो जैसे ही मुझ पर झुका, मैं पीछे हटी, उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी रहम ना आया। बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा। उसने मेरी कमीज को इतनी जोर से खींचा कि वो कांधे की तरफ से फटती चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। जो तैयारी मैंने सुनील के लिए की थी वही मेरी बर्बादी का कारण बन रही थी। शायद मेरा हुलिया देखकर वो डाकू बेकाबू हो रहा था। मेरा तो दुपट्टा भी न जाने कहाँ गिर गया था। मेरे पास खुद को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे कांधे से बिन कपड़ों का वजूद उस डाकू के सामने था और उसकी निगाह मुझ पर जमी हुई थी। न जाने वो मेरे तन में क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मैं चीखने चिल्लाने लगती, अजीब सी बात हुई। उस डाकू ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी वो अपना सर पीटता, कभी अपने बाल नोचता। मैं तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। वो मुझे बर्बाद करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन अब खुद रो रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने फौरन दूसरे कमरे का रुख किया जहां मेरे बाकी घरवाले बंधे हुए थे, और फिर उसने मेरे सामने अचानक ही गोलियों की बौछार कर दी। मैं सदमे के मारे दीवार से लग गई। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे बाबा और भाई को मार डाला। मेरी छोटी बहन, माँ और मैं बाकी रह गए। उसने एक नज़र हम तीनों पर डाली। मेरी माँ से कहने लगा, आज बहुत सालों बाद मेरा हिसाब बराबर हो गया। तुम लोग जमीन के नीचे भी छुप जाते तो भी एक ना एक दिन मुझे तुम लोगों का पता मिल ही जाना था। लेकिन आज रात किस्मत ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर लाकर खड़ा किया है। तुम्हारी बेटी अगर अपने आशिक के लिए दरवाजा ना खोलती तो शायद हम कभी तुम्हारे घर में दाखिल भी ना होते, लेकिन तुम्हारी बेटी ने खुद हमारा स्वागत किया है। मुझे लगता था कि इस बदले के लिए मुझे सारी जिंदगी सब्र करना होगा, लेकिन बहुत जल्द मेरा बदला पूरा हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं वो कौन से बदले की बात कर रहा था, लेकिन उसने हमारा घर उजाड़ दिया था। मेरी माँ तो अपने होशो हवास में ही नहीं थी। उन्होंने अपना पति और बेटा एक झटके में खो दिया था। फिर उसे होश कहाँ रहता, और बाकी आदमी डाकुओं के साथ हमारे घर से निकल कर चले गए। कुछ ही देर बाद सारा मोहल्ला जमा हो गया, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। सब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। कोई पूछ रहा था डाकू अंदर कैसे आए, कोई पूछ रहा था कि उन्होंने दो दो कत्ल क्यों किए। लेकिन मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, हम सब शोक में थे। हम किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे सकते थे। कुछ देर बाद पुलिस आई और डकैती का केस बन गया। घर में 6 डाकू आए थे जिन्होंने नकदी लूटते लूटते घर वालों पर गोलियां चला दी। पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से हमारे बयान लिखे और चले गए, क्योंकि हम तो बयान देने के भी काबिल नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी जान छुड़ाई थी और उनकी कार्रवाई पूरी हो गई थी। 6 अनजान लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई थी। मोहल्ले वालों के हाथों मेरे बाबा और भाई का अंतिम संस्कार किया गया था। 3 दिन तो शोक की हालत में ही गुजर गए। मैंने सुनील को मैसेज करके अपने बाप और भाई की मौत की खबर सुनाई थी, और डाकुओं ने जो मेरे साथ किया था उसके बारे में भी बताया था। लेकिन ये सब सुनकर सुनील ने साफ साफ कह दिया था कि वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। उसका कहना था कि न जाने डाकू ने मेरे साथ और क्या कुछ किया होगा जो मैंने उससे छुपा लिया है, और फिर उसका ये भी कहना था कि यकीनन हमारी लोगों से कोई दुश्मनी होगी, तभी तो उन्होंने घर के मर्दों को मार दिया। वो ऐसे घर वालों से कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। सुनील की बातों ने मेरी रही सही जान भी निकाल दी। जिसकी खातिर मैंने आधी रात को दरवाज़ा खोला, जिसकी मोहब्बत पर भरोसा करके मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया, वही मेरे चरित्र के हवाले से ऐसी बात कर रहा था। मेरे बाप को लेकर अजीब अजीब सवाल उठा रहा था। मैंने सुनील को समझाना चाहा, लेकिन उसने कहकर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया कि ऐसा ना हो कि मैं भी छानबीन में पकड़ा जाऊं, क्योंकि उस रात मैं भी तुम्हारे घर आया था। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूं। तुम्हारे घर वालों के चक्कर में पड़कर मैं अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। फिर उसने हमेशा के लिए मुझसे अपना हर संबंध तोड़ लिया। मुझे ये दोहरा सदमा लग गया। मैंने पूरी तरह से खामोशी धार ली, क्योंकि कहने और सुनने को अब कुछ बचा ही नहीं था। मेरी एक गलती ने मेरा पूरा घर तबाह करके रख दिया था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर जैसे ही लोगों का जमावड़ा खत्म हुआ तो माँ ने मुझे आधी रात को अपने पास बुलाया। मुझे झिंझोड़ कर पूछने लगी, तुमने किसके लिए दरवाज़ा खोला था? आधी रात को तुम छुप छुप कर किससे मुलाकातें करती थी? क्या तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे बाबा कितनी सख्ती करते थे
और उन्होंने तुम लोगों को बिला जरूरत बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई थी। वो किसी बाहर के मर्द को अंदर नहीं आने देते थे। फिर तुमने रात के अंधेरे में किसी और क्यों बुलाया? तुमने सिर्फ हमारी इज्जत पर दाग नहीं लगाया बल्कि हमारा घर तबाह कर दिया। तुम्हारे बाप ने हमें अपने गांव से, अपनी जमीनों से दूर रखा ताकि तुम लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रहे, और तुम्हारी एक नादानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो गई और अब तो हमेशा के लिए दफन हो गई, क्योंकि कुछ भी बाकी नहीं बचा। तुम्हारे बाप के साथ हर दुश्मनी राख तले दब गई। माँ की बात सुनकर मैं रोने लगी। रोते हुए मैंने सुनील के हवाले से सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा। कहने लगी, तुम्हारी नीच मोहब्बत ने हमारा घर उजाड़ दिया है। तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया और तुम ये कह रही हो कि वो लड़का तुम्हें ब्लॉक कर चुका है, जिसे तुम अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। उसे तुमने घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। कैसे उस पर इतना भरोसा किया? मैं तो खुद सदमे से बेहाल थी। रोते हुए माँ से माफी मांगने लगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था माँ, मैं बस जवानी के जोश में मोहब्बत कर बैठी थी। कुछ देर मैं और माँ फूट फूट कर रोते रहे। जब हमारा गम कुछ हल्का हुआ तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, बाबा की उन लोगों से क्या दुश्मनी थी? माँ ने एक सर्द आह भरी। कहने लगी, तुम्हारा बाप एक जमींदार था। जमीनों को लेकर इनके अक्सर झगड़े फसाद होते रहते थे। दो गांव के बीच पानी की किल्लत इस कदर थी कि आए दिन कभी वहां के लोग मरते और कभी यहाँ के। वो गांव भी गैरों का नहीं था बल्कि तुम्हारे बाबा के चाचा और रिश्तेदारों का ही था। लेकिन जमींदारों में जमीन रिश्तों से कई ज्यादा अहमियत रखती है। एक दिन इसी तरह पानी के ऊपर झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ा तो तुम्हारे बाबा को बहुत गुस्सा आया। वो बंदूक उठाकर अपने आदमियों को लेकर अपने ही चाचा के गांव में घुस गए और फिर न जाने किस तरह झगड़ा इतना बढ़ा कि तुम्हारे बाप ने उनके घर में घुसकर घर के सारे मर्दों को मार डाला। कोई मर्द बाकी ना बचा, सिर्फ औरत और बच्चे रह गए और झगड़ा खुद बखुद ही खत्म हो गया। ये उस वक्त की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद कुछ अरसे बाद गांव में ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ तबाह हो गया। जमीन इस काबिल न रही कि फसलें तैयार हो सकती थी। गांव वाले भी गांव छोड़कर चले गए। गांव के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। तुम्हारे बाबा ने सब कुछ अपने बड़े भाई को सौंप दिया और वो खुद शहर चले आए ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। फिर यहाँ पर कारोबार शुरू करके हम हमेशा के लिए यहीं सेटल हो गए। यहाँ तक कि कभी पलटकर गांव नहीं गए। कभी कभार तुम्हारे बाबा खुद अकेले गांव चले जाते थे, मगर गांव में उनका दिल नहीं लगता था। गांव में पहले जैसी बात नहीं थी, ना इनका रोब और दबदबा बाकी रह गया था। लेकिन कौन जानता था कि सालों बाद तुम्हारे बाप की दुश्मनी इस तरह हमारे सामने आएगी। दरअसल तुम्हारे कांधे पर जो निशान है वो हमारे खानदान का खास निशान है, जो हमारे खानदान के हर बच्चे के कांधे पर होता है। पैदाइश के साथ ही बच्चे के कांधे पर कोयले से ये दाग लगाया जाता है, जिससे हमारी नस्ल का पता चलता है। तुम्हारी पैदाइश पर हम गांव में नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाबा ने ये निशान तुम्हारे कांधे पर बनाया था। ऐसा ही निशान तुम्हारे बाकी बहन भाइयों के जिस्म पर भी है। न जाने किस तरह डाकू ने ये निशान देख लिया और उसने हमारी पहचान कर ली। ये तो वही बेहतर बता सकता है कि उसे ये अंदाजा कैसे हुआ कि हम किस खानदान से हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो डाकू तुम्हारे बाबा के चाचा के खानदान से था। तो उसने तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे मासूम भाई की भी जान ले ली। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा किसी जमाने में इस कदर जालिम थे कि उन्होंने एक पूरा खानदान तबाह कर दिया था, और शायद वही तबाही पलटकर इस तरह हमारे घर में आई थी। खैर जो भी था, अब सब कुछ तबाह हो गया था। इस किस्से को महीना गुजर गया कि पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया, हमें बुलाया गया था। मैं अपनी माँ के साथ गई तो ये देखकर कांप उठी कि पुलिस स्टेशन में वही डाकू बैठा था। पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा था। उसने अपने बयान में जो कत्ल का कारण बताया और जो पुलिस वालों ने हमें तफसील बताई तो मैं खुद भी दंग रह गई। वो वाकई बाबा के चाचा के खानदान से था। जिस वक्त बाबा ने इस खानदान के सारे मर्दों को कत्ल किया था वो एक छोटा सा बच्चा था। उसे मेरे बाप की शक्ल तो सही तरह से याद नहीं थी, लेकिन उसे हमारे खानदानी निशान का इल्म जरूर था। फिर जब वो इत्तेफाकन डकैती के लिए हमारे घर आया और मैंने उसे खानदानी जेवरात छोड़ने की बात की तो उसने जेवरात को जांचना शुरू कर दिया। उसमें कुछ कड़े थे जो मेरी दादी के जमाने से चले आ रहे थे। वो चाचा के घरवालों के पास भी थे और हमारे घरवालों के पास भी थे। इन्हीं कड़ों के जरिए उसे अंदाजा हो गया कि हम लोग कौन हैं।
उसकी याददाश्त में बाबा की जो तस्वीर थी वो भी साफ हो गई। और फिर उसने सालों पुराने इस जुल्म का बदला इस तरह से लिया कि मेरे मासूम भाई को भी मार दिया। उसने अपनी गलती को, अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं था। उसका कहना था कि मेरे बाबा ने बेवजह उसके पूरे खानदान को कत्ल किया और कत्ल का बदला कत्ल से ही लिया जाता है। पुलिस वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मुकदमा अदालत में चलना शुरू हो गया था। मैं और मेरी मां रोते पीटते वापस घर आ गए थे। हमारे हाथ खाली रह गए थे। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरे बाप ने अपने खानदान वालों को बेआसरा किया और आज हम माँ बेटियां बेआसरा रह गई। जिस मर्द पर भरोसा करके मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, वो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। अब अगर उस डाकू को सजा हो भी जाए तो हमारा घर दोबारा आबाद नहीं हो सकता, ना ही उस डाकू का खानदान। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।